हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले इसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसका नाम है एरिया एज वेक्टर। आपने अगर 10+2 क्लास के अंदर वेक्टर का चैप्टर रीड किया हो तो उसके अंदर आपने एरिया को एज ए वेक्टर पढ़ा होगा। हमने 10th क्लास तक जो एरिया निकाला था उसके अंदर हम सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड निकालते थे। आज हम शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जो आज एरिया को फर्स्ट टाइम ऐसे एज ए वेक्टर पढ़ रहे हों, तो हम एरिया को एज ए वेक्टर पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आएंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें एरिया को वेक्टर के रूप में पढ़ना है। तो देखिए हमें एरिया को किसकी तरह ट्रीट करना है, एज ए वेक्टर। तो एरिया एज ए वेक्टर हमारा टॉपिक है। तो मैग्नीट्यूड आप निकालना सीख चुके हो, कोई भी एरिया का, जिस तरह रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल चुके हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। अब हमें ये निकालना है कि उस एरिया को अगर मैं वेक्टर के रूप में ले रहा हूं तो वेक्टर की क्या होती है, हमारे पास एक डायरेक्शन होती है। अब हमें उसकी डायरेक्शन को निकालने के बारे में रीड करना है। तो देखिए एरिया एज ए वेक्टर, तो वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया, तो एरिया के डायरेक्शन के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो हम एरिया की डायरेक्शन पढ़ेंगे 2D सरफेस के लिए, यानी 2 डायमेंशनल सरफेस। 2 डायमेंशनल सरफेस जैसे हमारे पास हो गया रेक्टेंगल, हमारे पास हो गया स्क्वायर, हमारे पास होगी ट्रायंगल। इनके अंदर जो हम एरिया निकालेंगे वो किसके अंदर आएगा, 2 डायमेंशनल के अंदर। और जो 2 डायमेंशनल होता है उस सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, ओपन सरफेस भी बोल सकते हैं। तो एरिया को आप किसके रूप में पढ़ रहे हो, वेक्टर के रूप में। तो द डायरेक्शन ऑफ एरिया दो तरीके से हम निकालेंगे। पहला देखिए फॉर ओपन सरफेसेस। ओपन सरफेस कौन से होते हैं, जो 2 डायमेंशनल हैं। 2 डायमेंशन में जैसे आपको मैंने बता दिया क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, आपका स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगी, ट्रायंगल भी इसके अंदर आप ले सकते हो। ये 2 डायमेंशनल पिक्चर जो बनेगी आपकी, जिसमें 2 डायमेंशन होंगी। एक तो इसकी डायरेक्शन लेनी है आपको, मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, कुछ आप इसके क्वेश्चन भी करेंगे, बट थ्योरेटिकली आप देख लीजिए पहले। तो जो ओपन सरफेस है उनकी डायरेक्शन क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब 2 डायमेंशन सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास ये कॉपी है, ये आप सिर्फ इसके ये वाले सरफेस को देखिए, ये क्या होगी इसकी लेंथ, ये क्या होगी इसकी ब्रेड्थ। ये 2 डायमेंशनल हो गया 2D। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ओपन सरफेस। तो इसके अंदर अगर आपको इसका एरिया क्या होगा, इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर इसकी आपको डायरेक्शन देखनी है तो इसकी डायरेक्शन में क्या लिखा है हमने, फॉर ओपन सरफेसेस, जो एरिया की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ एरिया फॉर ओपन सरफेसेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो सरफेस है इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर कौन सी हो सकती है, या तो ये आउटवर्ड, या क्या हो सकती है इसके इनवर्ड। ठीक है, तो ओपन सरफेस के लिए जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड। तो ये हमने लिखा है फॉर ओपन सरफेसेस, यानी 2 डायमेंशनल सरफेस। अब 2 डायमेंशन इसकी लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ। इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड। क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं अपन दूसरा, जो दूसरे टाइप का सरफेस है, यानी 3D सरफेस। 3D सरफेस के अंदर क्या होगा, 3D सरफेस वो होते हैं जो क्लोज होते हैं, यानी क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कहां होगी, आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की तरफ होगी। उसमें इनवर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी उसमें अंदर की तरफ कभी भी नहीं लेंगे हम। और नॉर्मल यानी 90 डिग्री पर होगी। तो अगर इसकी आप डायरेक्शन देखना चाहो तो देखिए हमारे पास एक क्यूब है, उसके थ्रू इसकी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये देखिए आप, मैं इसको क्यूब मान लूं, ये 3D है। 3D में क्यूब में कौन कौन से आ जाएंगे, 3D के अंदर अगर आप लेना चाहते हो तो 3D के अंदर एक तो आपका क्यूब हो गया, पैरेललोपिड हो गया। ये क्या है, किसके एग्जांपल है, ये 3D के, यानी ऐसे सरफेस जो क्लोज्ड हैं। अब स्फीयर को भी क्या लोगे, स्फीयर भी हमारे पास कौन सा है, 3 डायमेंशनल। तो उसके अंदर जो एरिया की डायरेक्शन है, अब ये 3D है, देखो ये साइड होगी। अगर मैं ये इसको लेंथ लेता हूं, ठीक है, ये मेरी लेंथ है, ठीक है।
और क्या लेता हूं मैं, ब्रेथ। साइड में इसकी क्या है, हाइट भी है, ठीक है, क्यूब है ये, क्या है, हमें सिर्फ क्या देखनी है, इसकी डायरेक्शन देखनी है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो भी सरफेस आपको दिखाई दे रहा है उसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, जैसे ये सरफेस है तो इसके आउटवर्ड ही होगी परपेंडिकुलर, क्लियर, पहला सरफेस। दूसरा सरफेस ये है तो इसके आउटवर्ड परपेंडिकुलर, इसके आउटवर्ड परपेंडिकुलर, इसके आउटवर्ड परपेंडिकुलर, पीछे वाले के आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर। इस क्यूब को मैंने यहां बोर्ड पे बना रखा है, आपको ये क्यूब ऐसे दिखेगा। तो कितनी है इसकी, देखिए ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस के आउटवर्ड और परपेंडिकुलर, ये वाला जो फेस है इसका, ये सरफेस है, इसके आउटवर्ड और परपेंडिकुलर, ये वाला इसके आउटवर्ड और परपेंडिकुलर, ये वाला आउटवर्ड है इसके परपेंडिकुलर। जैसे आपका रूम है, उस रूम की चारों दीवारें हैं, चारों दीवारों से कहां जाएगी, बाहर की तरफ। जैसे मैं रूम में खड़ा हूं, ये तो क्या है, एक मेरी पीछे की दीवार है, एक सामने की, तो सामने वाली दीवार से बाहर की तरफ, पीछे वाली दीवार की बाहर की तरफ, इस वाली दीवार के बाहर की तरफ, और ऐसे बाहर की तरफ। और जो नीचे का फ्लोर है, फर्श है मेरा, उससे ऐसे बाहर की तरफ ऐसे जाएगी, और छत के ऐसे ऊपर की तरफ। तो जितने भी सरफेस हैं उसके क्या होगी, आउटवर्ड और उसके नॉर्मल। तो क्लियर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने क्या पढ़ा है, हमने एरिया को पढ़ा है। एरिया निकालना आप पीछे 10th क्लास तक खूब क्वेश्चन में कर चुके हो। अब हम एरिया को किसके रूप में पढ़ रहे हैं, एज ए वेक्टर। तो हमने दो चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं, कौन कौन सी। पहला तो मैंने किसके लिए लिया, 2 डायमेंशनल सरफेस, यानी जिसमें लेंथ ब्रेड्थ 2 डायमेंशन आते हों, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो उसकी अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो वो क्या होगी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। हमने एग्जांपल लिया था इसका कॉपी का, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड। फिर मैंने 3D के केस में मैंने क्यूब ले लिया। क्यूब अगर मैं बनाऊंगा तो ये क्यूब बन गया। क्यूब के जितने भी फेस हैं उसके परपेंडिकुलर होगी, बट इसमें क्या होगी, हमेशा आउटवर्ड। अब एक सिलेंडर लेता हूं मैं। सिलेंडर में देखिए, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर की अगर आप शेप को समझना चाहो तो ये समझ लीजिए आप, देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप होगी इसकी। तो ये वाला सरफेस कौन सा है, कर्व्ड सरफेस, कर्व। इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल देखना है, देखिए यहाँ देखना चाहता हूँ ऐसे, यहाँ देखना चाहता हूँ ऐसे, इस तरफ देखना चाहता हूँ ऐसे, इस तरफ ऐसे, ये कर्व्ड सरफेस हो गया। तो ये इस टाइप से इस तरफ देखना है, ये नॉर्मल हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल, ये आउटवर्ड नॉर्मल। अब ये देखिए नीचे से अगर आपको ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है तो इसके आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ होगी, बाहर की तरफ, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल। इसी प्रकार ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल। तो हमने एग्जांपल ले लिए इनके, मैंने 2D सरफेस बता दिया, उसमें एरिया की डायरेक्शन कैसे होगी मैंने आपको 3D सरफेस बता दिया। अब आगे चलिए 1 बाय 1 इनको एक एक क्वेश्चन की टर्म में पढ़ते हैं। आप देखिए ओपन सरफेस, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया, ये कौन सी, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसके ओरिजिन के ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक स्क्वायर रख दिया, स्क्वायर। तो अब मैं इस स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, उस एरिया का मैं मैग्नीट्यूड भी बताऊंगा, यानी उसकी वैल्यू भी बताऊंगा, और साथ में उसकी डायरेक्शन। तो पहले देखिए एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला। अगर आप वेक्टर पढ़ चुके हैं तो वेक्टर के अंदर आपको एरिया निकालना बताया जाता है। क्या निकालते हैं, जो दो साइड है उनके क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बेटा वेक्टर के। ये कौन सा है, ए बी, ये कौन सा है, ए डी। तो एरिया का क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड। ये डिनोट किसको कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। तो क्या करेंगे, ए बी क्रॉस ए डी, ए बी का वेक्टर क्रॉस ए डी। इसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ कितनी है, ए, इसकी लेंथ भी कितनी है, ए, तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ये हमारा एरिया ले लिया हमने। सपोज करो अगर मैं इसको एरिया को 5 मीटर ले लेता, कितना ले लेता, 5 मीटर। ये तो साइड है, सॉरी ए साइड, इसको 5 मीटर ले लेता, तो एरिया कितना आ जाता आपका 25 मीटर का स्क्वायर। ये तो आप सारे जानते हैं। अब नई चीज क्या है, अब इसकी डायरेक्शन बतानी है आपको। तो डायरेक्शन देखिए, एरिया की जो डायरेक्शन होगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट +1 क्लास में आप पढ़ चुके हो, दो वेक्टर के बीच में जो क्रॉस दिया हो तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, ए बी क्रॉस ए डी है, तो ए बी ये हो गया ए बी, ये क्या है, ए डी। आप अपने हाथ को ऐसे कर्ल करिए, ए बी से ए डी, आउटवर्ड नॉर्मल। ये देखिए ये कहाँ है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो
एरिया जब आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, ए बी क्रॉस ए डी भी कर सकते हो। जो डायरेक्शन के साथ चाहिए एरिया, तो उस एरिया के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप ए बी क्रॉस ए डी कर लो चाहे, और आप ए डी क्रॉस ए बी भी कर सकते हो। ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस ये करूंगा तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो वही है। अब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड। ये देखो ए क्रॉस ए आउटवर्ड। अब आउटवर्ड क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, जेड। तो मैं क्या लिखूंगा, ए क्रॉस ए, साथ में डायरेक्शन बताऊंगा आउटवर्ड। और बाहर की तरफ का जो वेक्टर होता है जो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है उसको क्या लिखते हैं, के है। क्या लिखते हैं, के। तो ये आ गया। अब कोई बच्चा कहता है नहीं मैं एडी क्रॉस एबी करूंगा, जैसे यहाँ एडी क्रॉस एबी, तो क्या होगा, एडी क्रॉस एबी, एडी से एबी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये आता है ना कर्ल वाला, +1 में सीखा था हमने। हम क्या करते हैं, पूरे हाथ को और अंगूठे को पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में कर देते हैं, जैसे ये एडी हो गया इस तरफ, ठीक। फिर क्या करना है, जो दूसरा दे रखा है उसकी तरफ किसको घुमा दो, उंगलियों को कर्ल कर दो इस तरीके से। जो अंगूठा, फिर अंगूठे को फैला दो, अंगूठा जिस तरफ जाए वो इस पूरे की क्या देगा, डायरेक्शन। इस पूरे की डायरेक्शन देने का मतलब एरिया की डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, एडी क्रॉस एबी इनवर्ड, ये एरिया की डायरेक्शन होगी। ए क्रॉस ए का क्या हो गया, स्क्वायर। अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है जेड एक्सिस में, उसको क्या लिखते हैं, -k का। ठीक है बेटा, क्लियर है ये हमने क्या निकालना सीखा इसके अंदर। यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेता, रिंग ले लेता, कुछ भी ले लेता, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट ये लेना था कि जो उसकी डायरेक्शन है। अब अगर इसको यहाँ से समझना तो ये देखिए, ये डायरेक्शन, ये भी साइड कितनी थी इसमें, ए, ये भी कितनी थी, ए। ठीक है, क्लियर। हमने इसका क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं इसको बराबर मानूंगा कि ये बराबर नहीं है, बट इसको भी ये मानूं, इसको भी ये, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, एरिया इसका। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है, फिजिकली तो हम पढ़ चुके हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अब ऐसे देखना है तो कैसे करोगे, इस तरफ करा, इससे किसकी तरफ घुमाया, इस वेक्टर की तरफ। कहाँ आया, बाहर की तरफ। मैंने पहले अगर ये ले लिया, यहां से यहां घुमाया, कहाँ आया, अंदर की तरफ। समझ में आ गया आपको। तो यहां तो आपको पता था बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, यहां से अपन ये निकालना सीख लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में हमें क्या लेना है, क्लोज सरफेस के अंदर भी उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। इसके में क्वेश्चन जो है वो इसके बाद घूमा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद, पहले इसको जस्ट समझ लो। जैसे मैंने आपको बताया है, आपको कोई भी सरफेस दिया हो उसमें एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कहाँ लेनी है। आपकी 2 डायमेंशनल में आपकी चॉइस थी, आप अंदर भी ले सकते थे, आप बाहर की तरफ भी। बट क्लोज सरफेस के अंदर क्या होगी, जो भी आपको सरफेस दे रखा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो ये मैंने लेके दिखा, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्लियर है। ये था बेटा हमारा किसके बारे में, एरिया को किसके रूप में पढ़ा हमने, वेक्टर के रूप में। मैंने इसके क्वेश्चन तुम्हें नहीं करवाए हैं, मैंने सिर्फ इसका एक एग्जांपल तुम्हें दिया है। मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने के बाद तुम्हें इसके कम से कम 2 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक किसके बारे में पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बारे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी है हमने, बेसिक बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे मिलकर बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है और एक किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो डायरेक्शन होती है बेटा बताइए कैसे निकालते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो चलने की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे दी जाती है, E क्रॉस B से। देखो वही क्रॉस आ गया। अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या करूंगा, E क्रॉस B, E क्रॉस B, मैं ऐसे करूंगा। ये किसकी डायरेक्शन देगा मुझे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपको पता है वेव है, वेव क्या कैरी करती है, वेव अपने साथ क्या लेकर चलती है, एनर्जी। वेव क्या लेकर चलती है, एनर्जी। तो ये मैंने सारा लिखा है, ये कहानी आप पढ़िएगा अच्छे से, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलकर बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ क्या लेकर चलती है, एनर्जी। तो
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी लेकर चल रही है तो वो बनी किसकी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पास भी क्या है? अपनी एनर्जी। क्या पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां उसके पास अपनी क्या होगी? एनर्जी होगी। समझ में आया आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों? जो सब कुछ है वो क्या है हमारे पास? यहाँ वेव है। क्या है? वेव। तो देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे मिलकर बनी है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास अपनी क्या होती है? एनर्जी होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के पास भी अपनी क्या होगी? एनर्जी होगी। जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरने का मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव होगा वहां पर किसका प्रभाव होगा? एनर्जी का भी। वहां से एनर्जी भी गुजरेगा, एनर्जी भी जाएगा वहां से, और इस एनर्जी के मापने को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आया आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लीजिए इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि जो एनर्जी गुजर रही है किसी भी जगह से, किसी भी सरफेस से, उसके माप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है बेटा? अब ये समझ लीजिए, देखिए आप, मैंने ये वाला सरफेस है, ठीक है, ये मैंने कोई क्या ले लिया? ये सरफेस ले लिया मैंने। एक तरीके से मान लो मेरे पास एक विंडो का छोटा गेट है। क्लियर है बेटा? यहां पर मैं इसके अंदर से क्या गुजार रहा हूं? कुछ एनर्जी। क्या गुजार रहा हूं? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने रिलेट कर दिया यहां पर किसके साथ? देखिए जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा वहां से एनर्जी भी। तो मैंने ये ले लिया कि इसके अंदर से क्या गुजर रही है? एनर्जी। जितनी एनर्जी गुजरेगी वही किसका माप होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्लियर है बेटा? अब देखिए ये मेरे पास एक छोटा सा क्या है? होल है। इस होल के अंदर से मुझे एनर्जी गुजारनी है। तो देखिए वो एनर्जी किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले देखिए, अगर यहां से मैं ज्यादा एनर्जी दूंगा, ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी रिलेटेड किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो क्या होगा? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा इसके अंदर से क्या गुजरेगी? एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? देखिए आप बिल्कुल मैथमेटिकल आराम से। एनर्जी का क्रॉस होना कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं वो? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहां जितना ज्यादा एनर्जी जाएगा, देखिए कितना एनर्जी जाएगा, वो डिपेंड किस पर करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा एनर्जी गुजरेगा। तो मैंने पहला फैक्टर क्या लिखा? एनर्जी का क्रॉस होना किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर। ठीक है। दूसरा देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर सपोज करो मेरे पास ये जो होल था इसका साइज, ये देखो आपको छोटे छोटे ये दिख रही है इसके अंदर, ये पूरा बड़ा ना होके इसका छोटा सा पार्ट होता सिर्फ ये, तो मैं खूब सारी एनर्जी दे रहा था यहां से, यानी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, परंतु क्रॉस करने वाला एरिया क्या था? जस्ट ये था, इसके अंदर से गुजर रही थी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ क्या बड़ा होना चाहिए? एरिया का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर दूसरा उस पर डिपेंड करेगा। अब तीसरा एंगल बिटवीन ई एंड ए, ये बिल्कुल क्लियर समझिए। सपोज करो मेरे पास यहां से बहुत एनर्जी आ रही है, बट ये जो होल है इसके अंदर से गुजारनी है ना आपको, मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो ये एनर्जी क्या होगी? सारी क्या लगेगी? इसके अंदर से क्रॉस करने की बजाय इसके कहां से निकल गई? साइड से। ये एक होल था, इसके होल के अंदर से गुजारनी थी, अब इसके अंदर से कुछ नहीं गई, सारी कहां से चली गई? इसके आगे से ऐसे ऐसे। तो तीसरा किस पर डिपेंड करती है? एंगल। किसके बीच का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है? एरिया। होल लिया है ना मैंने, एक तरीके से ये सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर। तो इसकी एरिया का एंगल, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है उसके एंगल के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो एंगल देखिए मैंने cos थीटा क्यों लिया, इसको समझिए आप। यहां पर मैंने sin थीटा क्यों नहीं लिया? अब आप ये देखिए, जब ये था मेरे पास ये वाला सरफेस, तो इसकी डायरेक्शन बताओगे बेटा मुझे, क्या डायरेक्शन होती है इसकी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास? देखिए आप, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूं, इसकी डायरेक्शन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ये जो पेन है ये क्या बता रहे हैं? मैं इस पेन को ये मान रहा हूं ये एरिया की डायरेक्शन दे रहा है, इस सर्कुलर पार्ट के एरिया की डायरेक्शन। मैंने बताया था 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल में क्या होगा?
आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड, ये दोनों, ये डायरेक्शन है इंडिया की। क्लियर? अब यहां देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया यहां से, अगर मैंने ये वाली डायरेक्शन ले ली तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये अगर एरिया की डायरेक्शन ली है तो दोनों एक दूसरे से क्या डायरेक्शन होगी, कितना का एंगल है, 180 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ये एरिया वेक्टर। क्लियर? अगर ये ले ली मैंने तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। क्या हो गए? पैरेलल। बट अगर मैंने ये वाली डायरेक्शन ले ली, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, कितने का एंगल है, 90 का। कितने का है? 90 का। अब देखिए अगर ये लेता हूं मैं, ये वाली डायरेक्शन, तो ये एंगल कितना है बेटा, 90। कितना है? 90। फ्लक्स मैक्सिमम कब है? मैक्सिमम एनर्जी कब गुजर रही है इसकी, जब ये सरफेस क्या हो, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। क्या हो? परपेंडिकुलर। तो ये देखिए सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए दो चीजें हैं, मैं ये कह रहा हूं कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर। इसका मतलब एरिया वेक्टर इसके क्या हो, आइदर पैरेलल, ये देखो ये वाला क्या है, पैरेलल, और ये वाला क्या है, एंटी पैरेलल। तो दो चीजें बेटा, फ्लक्स को मैक्सिमम करना है तो क्या करोगे, फ्लक्स को मैक्सिमम करने के लिए आपका जो एरिया वेक्टर है उसका सरफेस परपेंडिकुलर होना चाहिए। और अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर या तो उसके पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए बेटा, इसको समझ में आ गया आपको? ये cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्यों लिया है cos थीटा हमने? साइन अगर ले लेता मैं, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करता मैं, ये देखिए थीटा 0 है, ये 180 है, तो 0 वाले में यहां पर मैंने फ्लक्स दोनों निकाल के बताने। देखिए पहला देखिए, फर्स्ट क्या लिखा था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है आपको, ये भी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपके पास, एनर्जी जाएगी। जैसे ये था, ये लिया था ना हमने, इसके अंदर से कितनी एनर्जी जाएगी, किस पर डिपेंड करती है, मैंने लाइनों को रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, एरिया वेक्टर लिया था ना हमने पहले में। ये मैं एरिया वेक्टर ले लूं इसको इस तरफ, ये एरिया वेक्टर हो गया बेटा आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही तरफ है। तो मैंने ये लिखा फ्लक्स कितना होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर और cos ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है, 0। कितना है बेटा, 0। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही एरिया है, तो cos कितना है आपका, 0। तो ये कितना आ गया, फ्लक्स E into A। अब किसी को यूं लगे भी यहां पर sin थीटा ले लेते हैं हम, तो देखो बेटा sin थीटा ले लेता, sin 0, अरे sin 0 क्या हो जाता, फ्लक्स 0। क्या फ्लक्स 0 है, नहीं तो फ्लक्स तो उसमें से गुजर रहा है जब आपने इसको ऐसे रखा है, तो sin थीटा आप इसमें नहीं लोगे। समझ में आया आपको? तो ये आ गया हमारे पास E का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 0। cos 0 कितना होता है, 1। तो ये आ गया E into A। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है और A। क्लियर? अब दूसरा और तीसरा फैक्टर मैंने इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, अब मैं ये कह देता कि जिस एरिया के अंदर से ये गुजर रही थी, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, ऐसे रखा हुआ है, बट ये एरिया पूरा ना होके ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ले लिया मैंने, तो अब क्या होगा, इस सरफेस को, इस सरफेस के इतने पार्ट को, बाकी लाइन है तो इसके बाहर से निकल गई, थोड़ी क्रॉस कर पाई, यानी किस पर डिपेंड करेगा, ये एरिया, ये देखो ये एरिया बड़ा था और ये एरिया मैंने छोटा कर दिया, तो किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर पर भी डिपेंड करेगा। और तीसरा एंगल बिटवीन ई एंड ए, इसको बिल्कुल ढंग से समझिए, मैंने वहां पर भी cos थीटा समझाया है आपको, यहां भी देखिए ई और ए के बीच का एंगल। देखो बेटा यहां पर अगर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो मैक्सिमम लाइनें गुजरेंगी, अगर आपने ऐसे कर दिया तो लाइनें मिनिमम 0, कोई लाइन इसके अंदर से क्रॉस नहीं करेगी। अब अगर मैं इस सरफेस को ऐसे रख दूं, ना तो परपेंडिकुलर रखा है, ऐसे सरफेस परपेंडिकुलर भी नहीं है और ऐसे पैरेलल भी नहीं है, मैंने इसको कुछ एंगल पर रख दिया, थीटा एंगल पर। कितने पर रख दिया, थीटा एंगल के ऊपर, तो क्या होगा, देखिए ये रहा। अब मेरा ये सरफेस ऐसे, इसका नॉर्मल ऐसे, ठीक है, अब नॉर्मल ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस केस में क्या होगा, यानी मैं सिंपली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसके एरिया वेक्टर में, ये
एरिया वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर बना रखा है मैंने। ये मेरे पास एक रिंग है, तरीके से क्या है बेटा, रिंग, इस टाइप से एक रिंग थी, आप इसी को समझ लो, ये थी, ये रिंग थी, तो ये इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ना गुजार के मैं यूं टेढ़ा गुजार रहा हूं इसके साथ, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल बन रहा है, थीटा, कितना बन रहा है, थीटा। तो इस केस में आप क्या करोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसके कंपोनेंट बना लो आप। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, ये एंगल कितना दे रखा है बेटा, थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा, और इसके 90 वाला ई साइन थीटा, क्लियर। तो क्या हुआ, फाई, क्या होता है फाई का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब मैंने कंपोनेंट कर दिया तो ई को भूल जाओ बेटा, ई का कोई रोल नहीं है। अब इसका जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में करना था वो काम कौन करेगा, ई कोस थीटा करेगा और ई साइन थीटा करेगा। तो क्या बन गया, देखिए फ्लक्स ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई कोस थीटा, एरिया कितना है, वही ए, ई कोस थीटा और ए में कितना एंगल है, देखो ए भी इधर है, ई कोस थीटा भी इधर है, तो इनमें एंगल कितना हो गया, 0, तो कोस 0 फिर कितना हो गया, 1, तो ये क्या बना, ई कोस थीटा इनटू ए। अब दूसरा यहां इसके कारण फ्लक्स निकालिए, इसका फ्लक्स निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है बेटा फ्लक्स का, ई साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, ई साइन थीटा, एरिया कितना है, ए, इन दोनों में एंगल कितना बना, 90, तो cos ऑफ 90, cos 90 कितना हो गया, 0। तो यहां पर कितना है आपका फ्लक्स, देखिए फ्लक्स आया हमारे पास ई कोस थीटा, ई कोस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सीधा लिख लूं, रीअरेंज कर रहा हूं टर्म को, ये क्या बन गया, ई ए कोस ऑफ थीटा, ई ए कोस ऑफ थीटा, क्लियर, ये आ गया हमारे पास। तो अब देखिए बेटा इन सारी चीजों को मैंने कैसे लिख दिया, मैंने कहा था इस एनर्जी के माप को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी का जो माप होता है, जो मेजरमेंट होता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं बेटा, फाई से, कि फाई आए, तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर एंड कोस ऑफ थीटा, यानी एंगल बिटवीन, जो किसके बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका कोस ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए बी कोस थीटा, क्या होता है, ए डॉट बी, तो यहां पर ई डॉट ए, ये फ्लक्स हो गया बेटा, ई डॉट ए, क्लियर है आपको, समझ में आया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने किसके साथ रिलेट करा, हमने इसको रिलेट करा एनर्जी के साथ, किसके साथ बेटा, एनर्जी, यानी हमें किसी सरफेस में से गुजरने वाली एनर्जी को क्या करना है, मापना है। तो वो एनर्जी तीन चीजों पर डिपेंड करेगी कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, जहां से गुजर रहा है उसका एरिया कितना है, और तीसरा उनकी ओरिएंटेशन, यानी जहां से गुजारना है और जो चीज गुजर रही है उन दोनों के बीच का एंगल, तो तीसरा एंगल, क्लियर है बेटा। ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट ए। अब देखिए अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर का स्क्वायर। अब देखिए यहां से हमने फॉर्मूला बनाया था फ्लक्स का, ये फ्लक्स का, अगर इसको पढ़ूं मैं, ये आप ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करे मैंने, कौन कौन सा, ई कोस थीटा और ये क्या था, ई साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के साथ है, ये देखो ये ई कोस थीटा किसके साथ है, एरिया वेक्टर के। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट एरिया वेक्टर की दिशा में है वो क्या देगा आपको, फ्लक्स देगा, यानी फ्लक्स सिर्फ उसी के कारण होगा, मैंने निकाल के दिखा रखा है, देखिए आपको यानी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कर रहे हो तो आपको वही कंपोनेंट लेना है जो किसकी डायरेक्शन में हो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। जो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके कारण फ्लक्स कितना आएगा आपका, 0 आएगा बेटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्लियर। देखिए अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है
अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने ये निकाला था फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोट किया था हमने ई डॉट ए। ये किस प्रकार की क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर है। तो स्केलर क्वांटिटी का क्या होगा? स्केलर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो पहले देखिए किस तरह, ये आपके पास कोई रिंग दी हुई है आपको इस टाइप से, ठीक है, और उस रिंग को किस में रखा हुआ है? एक यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? E। कितनी वैल्यू है? E इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, क्लियर। आपको क्या निकालना है? इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो फॉर्मूला लिखिए बेटा फ्लक्स का, देखिए क्या सॉल्यूशन है इसका। क्या होता है? फाई लिखा हमने, E का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड, इसको ओपन करेंगे cos ऑफ थीटा, क्लियर बेटा। cos थीटा एंगल किसके बीच में होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर। अब ये रिंग है, तो देखिए आप, ये रिंग है इस प्रकार से रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा बेटा? इसका एरिया वेक्टर ये होगा, तो ये क्लियर है। ये क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर। ये रिंग ऐसे रखी हुई थी, ऐसे ऐसे इस टाइप से, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आप आउटवर्ड ले लो चाहे इनवर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे आउटवर्ड भी ले सकते हो, इनवर्ड में, तो कैसे में आपको डायरेक्शन। अगर मैंने एरिया वेक्टर को आउटवर्ड लिया तो बोलिए बेटा फ्लक्स कितना होगा? फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट ले रखा है ई, क्लियर बेटा, ये हो गया ई, ठीक है। ई नोड ले लीजिए आप, ई नोड, ए का मैग्नीट्यूड, एरिया कितना होगा रिंग का? बोलिए, ये हमारे पास क्या एक सर्कुलर शेप है ना इस टाइप से, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड? निकालूंगा मैं, देखो रेडियस कितना दे रखे इसका r, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, सर्कुलर रिंग है, ये हो गया cos थीटा। अब यहाँ देखिए कई बार क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट ले लेते हैं ये थीटा एंगल। ये थीटा एंगल किसके बीच का दे रखा है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, बट ये नॉर्मल के साथ एंगल नहीं है। ये टोटल एंगल कितना है? 90। तो नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना हुआ? अब अगर यहाँ लूंगा तो मैं आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री, कितना आ जाएगा? cos ऑफ 60 डिग्री। तो कितना है आपका आंसर? ई नॉट पाई आर का स्क्वायर, cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2 तो 1/2, क्लियर है। अब इसकी डायरेक्शन होगी, ये रिंग ऐसे रखी है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो सरफेस के परपेंडिकुलर लोगे तो आप कैसे हो जाएगा? बोलिए, ये एरिया वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन बताइए किस तरफ लेंगे हम? इसके क्या लेंगे हम? इसके परपेंडिकुलर हम एज्यूम करेंगे इसको, ठीक है बेटा, क्लियर है आपको? समझ में आ गया? जो डायरेक्शन ली हमने एरिया वेक्टर की, वो कैसे ली हमने? एरिया वेक्टर की आपको जो डायरेक्शन लेनी है वो आप कैसे भी ले सकते हो। ये रिंग ऐसे रखी हुई थी, आप इसके आउटवर्ड ले लेते चाहे इनवर्ड ले लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है बेटा आपको? तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें आपने क्या सीखा? इसमें सिंपल आपने देखा कि हमें जो एंगल लेना होता है वो डायरेक्ट नहीं है, जैसे हमें दे रखा है उसको उठा के ले लें। हमें ये देखना है कि वो जो एंगल है वो एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होना चाहिए, क्लियर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ये क्या? एक स्केलर क्वांटिटी, तो हमने उस पोर्शन के ऊपर क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया। आप इसको डाउनवर्ड भी ले सकते थे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है, आपको उस क्यूब को कहाँ रखा हुआ है? एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वो कितना दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E नॉट इनटू आई कैप, ठीक है। आई कैप क्या बता रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस के लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ऐसे जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, देखो ये डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और मान लिया जो क्यूब है, क्यूब की साइड कितनी ले ली मैंने? क्यूब की प्रत्येक साइड मेरे पास एक ही है, कितनी है? एक मीटर की, क्लियर। आपको क्या निकालना है? इसके 6 के 6 फेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो मैंने आपको क्यूब का एग्जांपल दिया था, ये देखिए ये क्यूब की शेप है। टोटल सरफेस बना देता हूं मैं, ये आपको दिख रहा है पूरा, देखो बोर्ड के ऊपर आपको सिंपली ये वाला विजिबल होगा। ये इसका टॉप सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, क्लियर। और एक ये टॉप व्यू आ गया, ये 5वां जो ऊपर वाला है, क्लियर बेटा। एक 6 फेस, टोटल कितने फेस हैं इसके? 6। तो ये पहला, ठीक है, मैं नंबरिंग कर रहा हूं। ये दूसरा फेस, ये तीसरा, ये चौथा फेस, क्लियर है बेटा। ये 4th फेस आपका। आपको कितने विजिबल है?
एक पांचवा ये जो ऊपर वाला हो, यहाँ से देख सकते हो, इसमें आपको देखो यहाँ से देखोगे 1 2 3, ठीक है। यहाँ से विजिबल कितने हो रहे हैं आपको 4 सरफेस दिख रहे हैं। जैसे रूम में मैंने बताया था कितने हो गए टोटल, ये दीवार फर्स्ट, इसके सामने वाली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नीचे वाला फ्लोर और एक छत, टोटल कितने सरफेस हो गए 6। तो क्यूब कौन सा बेटा 3D क्लोज सरफेस है, तो इसके अंदर सबसे पहले आप एरिया की डायरेक्शन ले लो। ये सरफेस हो गया इस टाइप से, इस क्यूब का ये सरफेस, तो आउटवर्ड नॉर्मल लेना है, या आउटवर्ड नॉर्मल होगा ये वाला, ये आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। ये एरिया की डायरेक्शन होगी ए वेक्टर, ये ऊपर वाला ये, ठीक है बेटा, ये एरिया की डायरेक्शन, इधर वाले में ये एरिया की डायरेक्शन, नीचे वाले में ये एरिया की डायरेक्शन, ठीक है बेटा, ये एरिया की डायरेक्शन ले ली। 4 फेस पे ले ली। अब पांचवा फेस कौन सा है इसका, बोलिए बेटा पांचवा फेस। पांचवा फेस के केस में अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो एक तो मेरा सरफेस हो गया ये सामने वाला, ठीक, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, और एक इसका पीछे वाला फेस है, उसमें भी परपेंडिकुलर होगी, ये तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये परपेंडिकुलर है किस तरफ, बैकवर्ड, पीछे की तरफ। क्लियर आपको। फ्लक्स देखता हूं मैं, पहले फेस का फ्लक्स ये π1, तो कितना हुआ, क्या लेंगे हम, E1 का मैग्नीट्यूड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट ही है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड, क्लियर बेटा, इनटू cos ऑफ थीटा, एंगल कितना है इन दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों में कितने का एंगल हो गया 180 का, cos ऑफ 180, क्लियर है। E डॉट A, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नोड, कितना है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का E नोड, एरिया कितना है बेटा, ये क्यूब है, क्यूब का एक फेस है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, तो एरिया क्या हो गया A स्क्वायर, cos 180 कितना होता है बेटा -1, तो ये माइनस का, ठीक है बेटा, इसको मैंने डिनोट कर दिया E नोड माइनस E नोड इनटू A का स्क्वायर। अब दूसरे फेस पे आ गई, दूसरा फेस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, दोनों में एंगल कितने का हो गया 90 का, φ2 कितना आ जाएगा आपका, बोलो φ2 की वैल्यू क्या होता है, फ्लक्स ये हमारे पास E का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ थीटा, तो यहाँ थीटा एंगल कितना हो गया बेटा 90 है ना, cos 90 आएगा, तो ये फ्लक्स आपका कितना आ गया 0। तीसरे के कारण, तीसरे सरफेस के कारण, तीसरा ये सरफेस है ये वाला, इसमें कितना आपका ये एरिया वेक्टर है और इधर ही क्या कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जा रही है, तो मैं क्या लिखूंगा E का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना बेटा E नोड, क्लियर, लिख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया का मैग्नीट्यूड, ये एंगल हो गया बेटा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास E नोड, एरिया कितना है, ये क्यूब है ना, तो प्रत्येक फेस का एरिया कितना हो गया A स्क्वायर, cos 0 कितना हो गया बेटा 1, तो ये कितना है प्लस का E नोड इनटू A का स्क्वायर, ठीक है। चौथे फेस में बोलिए, फोर्थ फेस में से कितना होगा, फोर्थ फेस का कितना आ जाएगा E नोड मैग्नीट्यूड A cos ऑफ 90, देखो ये चौथा फेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और जो नॉर्मल है उसका एंगल कितने पे है 90 पे, तो कितना आ गया cos 90 0, ये फ्लक्स भी कितना आ गया आपके पास 0। अब पांचवें फेस का, पांचवें और छठे का देखिए, ये वाले फेस क्या है, इसके क्या होगा बोलिए, इन फेस का भी फ्लक्स कितना आ जाएगा आपके पास, फिफ्थ और सिक्स्थ का फ्लक्स भी कितना रहेगा हमारे पास 0, कितना रहेगा 0। तो प्रत्येक फेस में से निकाल दिया, सिर्फ 2 फेस के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉन जीरो आ रहा है, बाकी 4 में फ्लक्स कितना आ रहा है, आप इससे समझना चाहो यहाँ से क्या आप देख सकते हो, देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन गई तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग एन एरिया, एक तो इस एरिया को क्रॉस कर रही है बेटा और एक इसको, 2 सरफेस से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, इससे कितना है देखिए आप, एंगल कितना 90, ये सरफेस एरिया, इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90, तो मैंने 90 वाले 2 करके दिखा दिए। पांचवा और छठा, ये फ्लक्स 0 क्यों होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इससे कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करेगी, मैथमेटिकली निकालना है तो आप ये कह सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो
एरिया वेक्टर आएगा उन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा बेटा। तो 90 के कारण इनका फ्लक्स भी कितना आ गया 0। तो टोटल फ्लक्स आपको निकालना है फाई कितना हो जाएगा फाई 1 फाई 2 टोटल कितना फेस है बेटा 6। क्योंकि फ्लक्स क्या है स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर को सिंपली जोड़ते हैं आप। तो कितना आया बोलिए एक आ गया माइनस का ई नोट ए स्क्वायर और दूसरा कितना आया प्लस का ई नोट ए स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया आपके पास 0। कितना आ गया टोटल फ्लक्स 0। ठीक है ये किसका हो गया हमारे पास यहाँ ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया किसके कारण Q थ्रू ए Q एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसके ऊपर अप्लाई किया था। यहाँ पर भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था कांस्टेंट। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है ठीक है उस सिलेंड्रिकल बॉडी को यहाँ मैंने क्यूब को रखा था उसको मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया वही मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का E नॉट इनटू I कैप E नॉट I कैप। क्या निकालना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व एंड फ्लैट सरफेस। अब सिलेंडर के कर्व और फ्लैट सरफेस आप समझ लीजिए पता ही आपको ये मैं सिलेंडर बनाता हूं ठीक है बेटा। फ्लैट कौन सा है जैसे अगर मैं मार्केट से देखूंगा बेटा ये सिलेंड्रिकल बॉडी है देखिए तो ये वाला तो हो गया फ्लैट ये फ्लैट कर्व कैसे कह रहा हूं मैं ये देखो ये कर्व ये कर्व ये क्या होगा ये कर्व्ड सरफेस है। तो मैंने क्या बताया था सिलेंडर एक 3D है क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस में जहां भी आप डायरेक्शन लोगे आउटवर्ड एंड नॉर्मल तो यहां अगर डायरेक्शन लेनी है तो आउटवर्ड। अब यहां अगर इसको मैं बनाऊं मेरे को कह दे कि इस कर्व्ड सरफेस पे डायरेक्शन चाहिए तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी बेटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये एरिया वेक्टर हो गया हमारे पास एरिया वेक्टर ठीक है ना। और ये वाला जो फ्लैट सरफेस है मेरा फ्लैट ये फ्लैट है देखो फ्लैट सरफेस ये वाला फ्लैट सरफेस यहाँ तो एरिया की डायरेक्शन है वो ये होगी एरिया की ये क्लियर निकालिए फ्लक्स आप। तो यहाँ पर फ्लक्स पूछा है थ्रू द कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस तो मैं सबसे पहले फ्लक्स निकालता हूँ फ्लक्स फॉर कर्व्ड सरफेस फ्लक्स फॉर कर्व्ड सरफेस कौन सा हो गया बेटा ये वाले बताया था आपको ये देखिए ये मैंने ठीक है बेटा कहीं पर भी ये डायरेक्शन निकालना क्या होगा E का मैग्नीट्यूड ठीक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू A का मैग्नीट्यूड एंगल कितना है कर्व्ड के केस में देखिए कितना है एंगल भी ये एरिया वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर जा रहा है तो एंगल कितना आया cos ऑफ 90। जब ऊपर वाले की या नीचे वाले की किसी की भी बात करूं तो कितना आ गया ये 0 कौन से के लिए कर्व्ड के लिए। अब फ्लैट के लिए निकालिए फ्लैट के दो ले लेता हूं बेटा दोनों अलग अलग ये पहला फ्लैट सरफेस हो गया दूसरा फाई 1 ये 1 कौन सा पहले फ्लैट सरफेस के लिए कितना आ जाएगा बोलिए वही E का मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड क्लियर है इनटू। अब देखिए बेटा इसका ये देखिए ये एरिया वेक्टर मैंने बताया था आपको ये वाला ये एरिया वेक्टर ये वाला तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड नॉर्मल 3D है क्लोज सरफेस तो ये एरिया वेक्टर एंगल देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एरिया वेक्टर इधर है दोनों में कितने का एंगल बन रहा है 180 का cos ऑफ 180 डिग्री। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्शन बता रहा है मैग्नीट्यूड कितना है बेटा E नोड एरिया इस ये देखो ये जो सर्कुलर टाइप हो गया ना बेटा इसका एरिया कितना हो जाएगा अगर मैं इस सिलेंडर का रेडियस कितना मान लूं बेटा r तो ये कितना आ गया पाई r स्क्वायर और cos 180 कितना हो गया -1 तो ये आ गया -E नोट पाई r का स्क्वायर क्लियर। अब दूसरा प्लेट सरफेस फाई 2 ये भी मेरे पास प्लेट है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और मेरा एरिया वेक्टर भी इधर है कितना आ गया E का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड cos एंगल कितना हो गया बेटा cos 0 दोनों में इधर ही एरिया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E नोट एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा वही ये देखो सर्कुलर हो गया ना तो ये हो गया बेटा पाई r का स्क्वायर ठीक है एरिया इसका ठीक इनटू बस एंगल कितना है बेटा 0 तो ये 1 हो गया।
तो ये कितना आया, ये आया प्लस का ई नोड पाई आर का स्क्वायर। टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स पाई कितना हो जाएगा, पहले फ्लैट सरफेस का फिर दूसरे फ्लैट सरफेस का, ये कितना आ जाएगा बेटा 0। अब देखिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी भी बॉडी को या किसी क्लोज सरफेस को, ये कहिए किसी भी क्लोज सरफेस को अगर हम कहां रखते हैं, एक फ्लक्स देते हैं उसको, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं उसको, तो उसका जो नेट फ्लक्स होगा ना उसके अंदर से गुजरने वाला, वो हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। बस कंडीशन क्या है, उस बॉडी के पास, खुद के पास अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी चार्ज। जैसे ये बॉडी थी, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हमने, इसको किसमें रख दिया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये लिखा है नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट देयर मस्ट नॉट बी एनी चार्ज, देयर मस्ट नॉट प्रेजेंट ए चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है बेटा, ये हमने इसके न्यूमेरिकल लिए थे, बिल्कुल आसान से, जिसके अंदर हमने एरिया को वेक्टर के तौर पर लिया था, उनकी डायरेक्शन भी डिस्कस कर ली, भी वो किस प्रकार लेनी, हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और साथ में हमने इनका सिंपल सरफेसेस का क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, हमारा न्यूमेरिकल नंबर होगा ना, नंबर 3 के थे। पहले हमने जो क्यूब लिया था वो कहाँ रखा हुआ था, ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, और उसमें से क्या पास कर रहा था, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा था। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, हमने क्यूब रखा है, इसकी ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a, और क्यूब की प्रत्येक साइड कितनी है, 1 मीटर के इक्वल। ठीक, अब आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, जो पिक्चर में लिया था वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास वो था ई नोड आई कैप, यानी वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था, आई कैप डायरेक्शन बता रहे हैं, बट इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोड एक्स आई कैप, यानी वो एक्स एक्सिस के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। तो इससे पीछे के क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि जब किसी भी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा कितना रहता है, 0। अब हम ये देख रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो क्या होगा, क्या वो वैल्यू 0 आएगी या नॉन 0 आएगी। ठीक है बेटा, तो इसके टोटल फेस देखिए बेटा, उसी प्रकार से ये नॉर्मल 3D सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल, ये एरिया वेक्टर हो गया बेटा, इसका ये एरिया वेक्टर हो गया, ये चार सरफेस का ये एरिया वेक्टर हो गया। तो पहले सरफेस के लिए फ्लक्स निकालिए, कितना होगा, ई ए का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो फर्स्ट सरफेस के लिए ई नोड एक्स, डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट सरफेस के लिए डिस्टेंस, ऐसे सरफेस है आपका इस टाइप से, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ए हो गया मैग्नीट्यूड। इसका एरिया कितना आएगा, बोलो इस सरफेस का, क्यूब है, तो क्यूब के प्रत्येक सरफेस का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। एंगल देखिए बेटा, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल कितना हो गया, 180, cos ऑफ 180 कितना आया, cos 180 कितना हो गया, -1 माइनस ई नॉट ए का क्यूब। क्लियर, ये फ्लक्स आ गया हमारे पास। अब दूसरे सरफेस का देखिए कितना आएगा बेटा, ए का मैग्नीट्यूड cos एंगल, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, cos कितना हो गया 90, तो इसका फ्लक्स कितना आ गया 0। तीसरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड, एंगल cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखिए बेटा कितना है। अब यहां देखिए ये सरफेस है, सॉरी ये थर्ड सरफेस के लिए इसको चूज कर रखा है, ठीक है बेटा। थर्ड सरफेस का एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, cos कितना हो गया 90, कितना आया 0। फोर्थ सरफेस का फिर देखिए, फोर्थ सरफेस ये वाला है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और जो नॉर्मल वेक्टर है उधर भी, एरिया वेक्टर इधर है, तो ई और ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 0, ई का मैग्नीट्यूड कितना है, ई नोड, देखिए बेटा ये इसका मैग्नीट्यूड लेना है, यहां तक आ गया तो कितना हो गया था, ये साइड कितनी थी 1,
अब ये सरफेस ऐसे है, ए साइड और हो गया, आगे कितना आ गया, a इंटू ए, कितना हो गया बेटा 2a, क्लियर। ई नोड 2a, एरिया कितना है इसका सरफेस का, फिर वही, ये तो क्यूब है ना आपका, तो प्रत्येक सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और cos 0 कितना हो गया बेटा 1, तो कितना है इसका प्लस 2 ई नोड a का क्यूब, ठीक है बेटा, 4 सरफेस। अब फिफ्थ और सिक्स्थ सरफेस देखिए, ठीक है, उस केस में भी क्या होगा बेटा, ये रूम है वही ले रहा हूं मैंने जो ये इसकी ये पीछे वाली दीवार है, इस वाली दीवार का नॉर्मल वेक्टर इधर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 180 का एंगल, इस वाली में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर इस वाली दीवार का, और एरिया वेक्टर भी इधर, एंगल कितना हो गया 0। बाकी सरफेस में सब में इसका एरिया वेक्टर अंदर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना हो गया दोनों में 90, उधर वाली दीवार का बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर एंगल कितना 90, नीचे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल 90, ऊपर वाले का एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90। तो इसी प्रकार जो दो फेस है बेटा फिफ्थ और सिक्स्थ, उनमें भी एंगल जो होगा वो कितना आएगा बेटा 90 डिग्री, उसके कारण उनका फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो नेट फ्लक्स देखिए 5 नेट कितना आएगा, 5(1) प्लस 5(2), टोटल कितना बेटा 5(6), स्केलर है ना फ्लक्स, तो इसको जोड़ सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए कितना आ गया, 5(1) माइनस ई नोड ए क्यूब प्लस 2 ई नोड ए क्यूब, तो कितना है बेटा, नेट बच गया आपके पास ई नोड ए का क्यूब प्लस ई नोड ए का क्यूब, ये नेट फ्लक्स आ गया किसके थ्रू, इस क्यूब के थ्रू, इसके कारण वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, अब कल हम पढ़ेंगे इसका गॉस लॉ। थैंक यू।